और अब खबरें तफसील से। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि उनकी लड़ाई मजीद मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी हुकूमत चाहते हैं और मुश्तरका मसाइल के मुश्तरका हल निकाले जाएंगे। सरकारी जमीन पर तजावुजात पर तबसरा करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें लाठियां क्यों दिखाई जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम जम्मू कश्मीर से बाहर के किसी को यहां आबाद नहीं होने देंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि फिरका वाराना और इलाकाई खतूत पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। मुंतखब हुकूमत इंतजामिया के इन फैसलों को पलट देगी। हमारी इन फोर्सेस के खिलाफ इसे ये मजबूत हो जाएगी और अल्लाह करे कि हम एक मुतबादिल ऐसा दे दें जम्मू कश्मीर में जो हमारे अपने लोगों की अपनी सरकार हो, आपकी अपनी पार्टी की सरकार हो, जहाँ कम से कम ये भेदभाव नहीं हो कि ये जम्मू का है, ये कश्मीर का है। हम सब जम्मू कश्मीर के, हमारे मुद्दे साझे हैं, हमारे हल भी साझे हैं। मैं एक आश्वासन आपको देता हूँ, जिस वक्त इस पार्टी की सरकार आएगी, ये जितने भी लोगों के मुखालिफ इन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो भी डिसीजन, मैं नहीं कहूँगा चाहे वो दरबार बू के डिसीजन हो, चाहे वो ये जो आज डिमोलिशन के, तो रेगुलराइज करनी पड़ेगी कॉलोनियाँ आपको। इसके बिना और कुछ हल नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है हल रेगुलराइज करना, ये तो चलता रहता है, हर मुल्क के हर रियासत में चलता रहता है। यहाँ तो दिल्ली में 6-6 महीने बाद कॉलोनियाँ रेगुलराइज होती है। पता नहीं यहाँ क्यों ये हमें खाली डंडा ही दिखाना चाहते हैं, ये डंडे से ही हमें सब कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या करेंगे ये 5-5 मरले लेके ये किसको लाएंगे? और जो ये एक इंप्रेशन दिया जाता है, मैं आज लोगों को एक चीज़ बता दूं, एक भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा हम बसने नहीं देंगे। चाहे जम्मू कश्मीर में जितनी पुलिस है उसको ये लगाएं उनके सिक्योरिटी के लिए, यहाँ कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रह नहीं सकता है हमारी इन ज़मीनों में, किसी को भी नहीं रहने देंगे। ये ज़मीनें हमारी हैं, इन पे हक जम्मू कश्मीर के वासियों का रहने का है। इनको अगर ये लगता है कि हम ये 4 मरले 5 मरले खाली करके बाहर से किसी को लाएंगे और बिठाएंगे, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। और ना हम वो जमात हैं जो यहाँ से जाके कहीं पे जाएं ड्रामा करें। हम वो जमात हैं जो जहाँ किस्सा होगा किसे ज़मीन बरसर ज़मीन पे लड़ेंगे और किसी भी वासी को यहाँ नहीं। ये हक हमारी है, किसको ये लाना चाहते हैं? फैसला हम लोग करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। इनकी चुनी हुई सरकार फैसला करेगी कि इन कॉलोनियों के साथ क्या करना है, इन ज़मीनों के साथ क्या करना है। और जो सरकारें लोगों की चुनी हुई थी वो लोगों के हक में फैसले करती है, वो लोगों के खिलाफ फैसले नहीं करती है। किसी को मत शक होगा, ये फैसले जो ये कर रहे हैं ये सब फैसले रिवर्स किए जाएंगे और वो फैसले किए जाएंगे जो लोगों के हक में होंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ और अपील करता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये आपको कम्युनल लाइन्स पे बंटवाना चाहते हैं, ये आपको रीजनल लाइन्स पे बंटवाना चाहते हैं, ये आपके इमोशंस को रोज करना चाहते हैं, होशियार रहिए। और आज दुश्मन नहीं करता है ये। लद्दाख में नए एलजी की तकर्रुरी के रद्द-ए-अमल पर पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि लद्दाख को यूटी में तब्दील करना अब गलत साबित हो रहा है और इस बात का एहसास अब लद्दाख के लोगों को भी हुआ है। डॉक्टर महबूब बेग ने अनंतनाग में जोनल कारकुनों की एक मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद डॉक्टर बेग ने कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है, जबकि बुलडोजर की आड़ में अब सरकार ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। पता चला कि उनकी लैंड जा रही है, उनके जॉब्स जा रहे हैं, उनको यूनियन टेरिटरी बना के उनको असेंबली नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने भी कहा है कि अगर आपने यही हाल करना है हमारा, तो फिर तो हम कश्मीर के साथ बेटर प्लेस थे। ये इनकी पॉलिसी, मुश्किल ये है कि किसी की बात सुनते ही नहीं है, इसलिए वहाँ भी वही हुआ और वो सेलिब्रेशन जो है वो फिर मॉर्निंग में तब्दील हो गई। वो फिर मातम करने लगे उसी फैसले पे जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। यही हाल जम्मू कश्मीर में भी है और शायद जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू इसलिए किए जा रहे हैं। खैर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, उनके इख्तियार का फैसला है, मगर यहाँ चूँकि अंधाधुंध बुलडोज़र चल रहे हैं।
डॉक्टर महबूब बेग ने जम्मू कश्मीर का मवाजना अफगानिस्तान से करने के महबूबा मुफ्ती के बयान का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि इस बयान को बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही है, जबकि ये बयान उन्होंने कश्मीर में इन्हिदामी कार्रवाई को लेकर दिया था। कहा कि अगर आप भी इस वक्त देखेंगे जो ये बुलडोजर चल रहा है तो खंडरात नहीं तो क्या बन रहे हैं। तो वो ये बता रही थी कि जो भयानक सिचुएशन बनी हुई है कि वहाँ न सड़कें हैं, न वहाँ तमीर तरक्की है, न वहाँ कहीं मकानात हैं। तो वो कह रही थी कि सिचुएशन देख लीजिए कि क्या आप अपने लोगों को, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को वही खंडरात में तब्दील करना चाहते हैं जो वहाँ पे हैं। वो सिचुएशन और खंडरात को लेके उनसे कंपेयर कर रही थी। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इन्हिदामी कार्रवाई पर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रोजगार चाहिए, जम्मू कश्मीर को बेहतर तिजारत और प्यार चाहिए, लेकिन यहां के लोगों को बीजेपी का बुलडोजर मिला है। लोगों ने कई दहाइयों से जमीन सींची है, अब इन्हें जमीन से महरूम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अमन और कश्मीरियत का तहफ़्फ़ुज़ जोड़ने से होगा, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। इमरजेंसी अस्पताल रोड बानिहाल पर आज इंतजामिया की तरफ से इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। यहां सरकारी जमीनों पर तामीर की गई दुकानों को हटा दिया गया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच तहसील इंतजामिया ने अस्पताल रोड बानिहाल पर 2 दुकानों को मुनज़्ज़म किया, जबकि 40 से ज्यादा दुकानों को सरबमुहर करके उन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल बानिहाल के सुपुर्दगी में दे दिया गया है। बेशतर मेडिकल शॉप, लैबोरेटरीज और दीगर दुकानदारों ने कल ही अपनी दुकानों को खाली कर दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया गया था और 2 लीडरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। सरकार की तरफ से दुकानों को मुनज़्ज़म करने के बजाय इन्हें सील करने की कार्रवाई पर दुकानदार खुश हैं और इनका किराया देने को तैयार हैं। हाल इमरजेंसी अस्पताल रोड बानहाल बिलाखिर सरकार ने, इंतजामिया ने अपने जो उनका जो नोटिस जारी किए गए थे उसको अमली जामा आज पहनाया गया और आज सुबह यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई, इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले ये जो कल आर्डर निकला था इसमें डिमोलिश के लिए, इसमें मैं सबसे पहले टॉप एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि डिमोलिश के बजाय जो इस वक्त गवर्नमेंट ने अंडरटेक करके अपने तवहील में ले लिया, इससे एक रोज़गार बचने के जो हमें चांसेस नज़र आए और हम पूरा शुक्रिया अपनी तरफ से अदा करते हैं। ने किया जो गवर्नमेंट के अंडर किया, ये जो म्यूनसिपलिटी के अंडर किया, हम बहुत शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन के जिनने ऐसा कदम उठाया। हम बहुत शुक्रगुजार है सर इनके। तो और जो ये दुकान है ये खासकर उन्हीं दुकानदारों को दिया जाए जो दुकानदार इसमें पहले काम कर रहे थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पे 300 घर चलते थे, बहुत नुकसान होता, सारे जब उठते 300 घर चलते सारे बेकारी बहुत होती थी, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इंसाफ मिला। वैसे हम बहुत ही खुश है जो कि ये स्ट्रक्चर तोड़े नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर करीबन 300 लोगों का जो यहाँ पे रोज़गार चलता था, क्योंकि अगर इनकी डिमोलिशन यहाँ पे होती तो सब के सब बेरोज़गार होते। क्योंकि पहले आप देखते हैं कि J&K में किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। एक तरफ से हुकूमत तो रोज़गार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ से अगर ये दुकानें टूट जाती यहाँ पे तो पता नहीं कितने घर यहाँ पे बेरोज़गार हो जाते, न जाने कितने लोग यहाँ पर खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते और फाका कशी के शिकार हो जाते। तो हम इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही शुक्रगुजार है कि स्ट्रक्चरों को बचाया गया। पूरी यूटी में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, जैसे भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से आ रही है, तो हमारी तहसील बनाहाल में भी चल रही है। और आज हमने जो कमर्शियल स्ट्रक्चर इलीगल स्टेट लैंड में बने हुए थे उनको सील किया है और जो स्ट्रक्चर कुछ और डिमोलिश भी किया और ये ड्राइव आगे भी चल रही है। और रामबन में पटवारी 2 दिन तक काम छोड़ हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये एहतजाजी तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। एसोसिएशन के जिला सदर रामबन हरजीत सिंह ने कहा कि पे ग्रेड में इजाफे के साथ पटवार खानों की तामीर इनकी डिमांड है। डिमांड हमारी है 2800 पे ग्रेड। 2013 में जब पटवारी अपॉइंट हुए थे उन्हें जो पे ग्रेड था उस ऑर्डर पे लिखा हुआ था 2800, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कोरिजेंडम निकाल के उसको 2400 कर दिया। उसी दिन से हम इनको कह रहे हैं कि हमारा जो पे ग्रेड है ग्रेजुएट पटवारी का, जब से उन्होंने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट की है
तो 2800 किया जाए, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो तो एक किस्म का आज के टाइम में तो बिल्कुल टेक्निकल हो गया हुआ है। हम आप डिजिटाइजेशन कैडेस्ट्रल मैप देखो आप, सब कुछ जो है आजकल डिजिटाइज हो गया और एक टेक्निकल वे से हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन हमें फिर टेक्निकल के दो छोड़ो, हमें 2800 पे ग्रेड भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सर हमारा जो डिमांड थी वो थी क्रिएशन ऑफ गिरदौर सर्कल्स और पटवार हल्काज। हमारे सर तीसरी डिमांड हमारी थी एंटी कोटा। हम चाहते हैं कि 75% डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारे वेल एजुकेटेड हैं, जिन्होंने PSC एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं एंटी के, उनको 75% हमारे डिपार्टमेंट से एंटीज बने और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। और आगे बढ़ते, किरण कुपवाड़ा में डॉक्टरों ने व्हाट्सएप की मदद से एक खातून की डिलीवरी अंजाम दी और जच्चा बच्चा की जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। पहली बार डॉक्टरों की तरफ से ऐसा अनोखा काम अंजाम दिया गया है। इस सिलसिले में BMO करापुरा डॉक्टर मोहम्मद शफी मीर ने कई बातें तफसील से बताई। जी एक्चुअली ये फ्राइडे, जो पिछला फ्राइडे था, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर केरन कि वहाँ पे एक जगह है कल्स, दैट इज ऑन हाई ऑल्टीट्यूड। तो वहाँ से एक लेबर पेशेंट आया था उनको PIC केरन पे। तो दैट जो पेशेंट है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, जो उसकी डिलीवरी हुई थी कुपवारा में, द प्रीवियस हिस्ट्री वाज वेरी बैड। दैट टाइम शी वाज प्रीक्लैम्सिया एंड उसको तभी PPH हुआ था, तो दैट वाज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। तो जब पेशेंट वहाँ पे उस टाइम भी उसका BP थोड़ा हायर साइड था, तो दे वर लिटिल वरीड कि इसकी डिलीवरी हम कैसे करें। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली रास्ता भी बंद था क्योंकि पूरी रात स्नोफॉल हो रहा था। तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि चॉपर के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो ट्राइंग फॉर द चॉपर टू लिफ्ट दैट पेशेंट। लेकिन जब मैंने मौसम देखा मुझे लगा कि चॉपर का जाना वहां पे मुनासिब नहीं है, तो आई थॉट कि व्हाई टू वेस्ट टाइम। तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए हमने जो वहां पे मेडिकल टीम थी हमारी, उनको कांटेक्ट किया और मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, हम एक रूम में बैठ के उनको हमने गाइड किया। तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, तो ओनली चॉइस कि आपकी डिलीवरी इसकी वहीं पे करनी है। तो उनको थोड़ा मैंने बूस्ट किया, उनको थोड़ा सपोर्ट किया और उनको जो भी हिदायत थी वो हमने दी। पहले डिलीवरी पहले क्या करना है और डिलीवरी के बाद क्या करना है, सब ठीक रहा। क्योंकि कभी कभी मैंने उनको बोला कि वहाँ पे पूरी रात पेशेंट को वहीं हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, कभी कभी डिलेड PPH होता है, तो वो हमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा खतरात लग रहे थे उस चीज के। लेकिन उन्हें पेशेंट ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और इस टाइम बच्चा और माँ बिल्कुल सेफ हैं। तो ये जो आइडिया मुझे आया, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ कि वी आर डीलिंग विद फॉर फ्लंग एरियाज, तो ऐसी अड़चने हमें कभी कभी आती हैं। सो दैट टाइम यू शुड हैव अ करेज एंड यू शुड हैव अ डेडिकेशन, और हिम्मत रखनी है कि हम उस टाइम पे इमरजेंसीज को कैसे डील करें, और जो पॉसिबिलिटी आपके पास है, जो अवेलेबिलिटी भी आपके पास है, उसी में हम कैसे कोई इमरजेंसी डील कर सकते हैं और जाने बचा सकते हैं। दैट इज द ओनली वे दैट यू नीड टू वर्क इन फॉर फ्लंग एरियाज। भारतीय रेलवे ने दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन को भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। दुनिया का मशहूर रेलवे स्टेशन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसका नाम बक्कल रेलवे स्टेशन है। एक तरफ जिला रियासी पूरी दुनिया में मुसलसल अपनी पहचान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत इसे मशहूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रियासी में अब एक तरफ लिथियम के ज़खायर पाए गए हैं, तो दूसरी जानिब दुनिया के बुलंद तरीन रेल पुल की तैयारी को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। अब सयाह भी इस पुल को देखने रोजाना यहां पहुंच रहे हैं। इधर आके हमने रेलवे ब्रिज स्पेशली देखने आए हैं। अच्छा लगा हमें देख के। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे का, और मैं बाकी टूरिस्ट भी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सभी आए यहाँ पर, और गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर कोई हट वगैरह बनाए जाएं। और मैंने पहली बार ये इलाका देखा, मैंने सर्विस तो ऑल इंडिया की है, लेकिन मैंने ये इलाका पहली बार देखा है। हाईएस्ट ब्रिज या जो रेलवे स्टेशन बक्कल है, रियासी है, ऐसा किसी ने सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि ऐसी पहाड़ियों में हमारी कोई रेल चलेगी या कोई ऐसा टूरिस्ट पॉइंट बनेगा या ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे। खास करके जो मोदी गवर्नमेंट के दौरान ये 8 साल में जो काम हुआ, इतना पीछे कोई 70 साल में आज़ादी के बाद ऐसा काम देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छी जगह बनी है, इधर हमें सोचते नहीं ये बनेगी, बहुत अच्छी जगह बनी है।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का काम काफी तेजी से चल रहा है और उसी के अधीन वर्ल्ड का फेमस रेलवे स्टेशन भी तैयार हो रहा है। ये वर्ल्ड फेमस रेलवे स्टेशन बक्कल के नाम से जाना जाएगा और ये रेलवे स्टेशन जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के बिल्कुल साथ में ही तैयार हो रहा है और इसकी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है, व्हाइट वॉश हो रहा है, नाम जो है वो बक्कल लिख दिया गया है और इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में भी जो है वो ये नाम यहाँ पर खास तौर पर लिखे गए हैं क्योंकि तीनों भाषाएं जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं और इसका जो है वो खास ध्यान रखा गया है। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि भारत ने एक ऐसा कौन सा अजूबा तैयार कर लिया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल और रेल पुल के साथ लगता है ये वर्ल्ड फेमस रेलवे स्टेशन जिसका काम जो है वो अभी दिन रात लगातार चल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, बक्कल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सोनावारी इलाके के बोनेखन हाजन में बरसों पहले सड़क पर तामीर किया गया कलवर्ट मौत का कुआं बन गया है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में कलवर्ट पर 12 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। जुमे के शब भी कलवर्ट पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उलटकर कलवर्ट के अंदर जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। हाजन सोनावारी के लोगों का कहना है कि बोनीखन के मुकाम पर बना बरसों पुराना तंग कलवर्ट आज तक कई इंसानों की जान ले चुका है। जुमे की शब हादसे के बाद हाजिन और शाकुन इलाके में लोगों ने महकमा RNB डिवीजन सुंबुल के खिलाफ अपना गम और गुस्सा जाहिर किया। मकामी लोगों ने महकमे की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। ये पुल जो है यहाँ पर ये पहली बार ये हादसा नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर इससे पहले भी तकरीबन 10-12 बार ये जो है ये हादसात हुए हैं और इन हादसात में दर्जनों लोग आपको पता होगा जख्मी हो गए हैं और आज एक जो कीमती जान है वो यहाँ पर ज़ाया हो गई। और हम उम्मीद करेंगे कि इस पुल को अब जो बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको थोड़ा सा तेज़ करके बहुत जल्दी इस पर काम शुरू किया जाएगा ताकि और लोगों की जानें यहाँ पर तलफ न हो जाएं। लोगों का कहना है कि अगर महकमा RNB सुंबुल ने इस कलवर्ट की तामीर को संजीदगी से लिया होता तो एक और इंसानी जान ज़ाय नहीं होती, एक घर नहीं उजड़ता। इंसानी जान रात गई कीमती जान तो अहद खुद हमदर्दी कर तो यह कदलुक मसल हल गन जल्दी जल्दी अगर एक साइड रोड बनावान गवर्नमेंट बे साइड क्या कदलुक कत कर कि लिहाजा कर अपील DC बांडीपोरा कर सबसे पहले RNB दफ्तर तमाम महकमा हाकिमन कि अत पर कर जल्द से जल्द ये काम पे लागन। उधर महकमा RNB का कहना है कि इसकी तामीर नौ और इसको तौसी करने का अमल पहले से जेर अमल है। ये प्रोजेक्ट नबार्ड से पहले ही मंजूर शुदा है। इसकी तामीर और तौसी में महकमे को जमीन दरकार है। मकामी लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा RNB डिवीजन सुंबुल ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करेंगे। कल से उनको हमने कहा कि डाइवर्शन के लिए हमें थोड़ा आप लैंड दीजिए, तो हम डाइवर्शन करेंगे जिसमें ट्रैफिक भी स्मूथली चलेगा। और दूसरी ये बात है कि हम ये जो ब्रिज है, ये जो कलवर्ट है, ये इसको हम वाइडनिंग में लेंगे, इसको पूरा हम रोड के हिसाब से वाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने हमें अलो नहीं किया है। इसके राइट साइड पे हमारा एक सर्विस स्टेशन, पंप स्टेशन पड़ता है और लेफ्ट साइड में इसमें हमारा एक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पड़ती है और वहां से उसका डाइवर्शन लेना पॉसिबल नहीं है। अब आज बहुत सारे लोग आ गए हैं, उनको मैंने यही कहा है कि आप हमें दीजिए, बस डाइवर्शन के लिए अलो कीजिए हमें, विद इन अ वीक्स टाइम हम इसमें काम लगाएंगे। वाज़ेह है कि मसरूफ तरीन सड़क हाजन कस्बे को उससे मुंसलिक कई देहात के अलावा जिला बारामूला के सोपोर कस्बे के साथ जोड़ने का काम करती है। न्यूज़ 18 के लिए सोनावारी से साजिद रसूल की रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों ने यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले आज जम्मू में हैरत मिलन का इनेकाद किया। कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने इस हैरत मिलन प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ छोटे बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और हाजरीन के दिल मोह लिए।
राज्यसभा के MP गुलाम अली खटाना और सीनियर IAS ऑफिसर अटल डल्लू मेहमान खुसूसी थे। वादी कश्मीर के कई नामवर गुलकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह के प्रोग्रामों से कश्मीरी पंडितों को वादी के अपने माजी से जोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, जैसे हम सब लोग जानते हैं कश्मीरी पंडितों का जो ये शिवरात्रि हेरत का फेस्टिवल होता है, ये कम से कम 1 महीने का फेस्टिवल होता है। क्योंकि जब हमारी ज़मीन हमारे से चली गई, हमारे रूट्स हमारे डिस्कनेक्ट हो गए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम जम्मू या कहीं भी अपने रीतो रिवाज को मेंटेन करें। अब इस मैसेज को जो यहाँ पे एक शिवरात्रि मिलन हर साल हम करते हैं, इसका जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि हम अपने रूट्स को कैसे रिकनेक्ट करें, हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे रिकनेक्ट करे कि हमारे त्योहारों की मान्यता क्या है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए शिवरात्रि एक यूनिक फेस्टिवल है। तो आज इस महफिल में, इस सामूहिक शिवरात्रि मिलन में मैं शुक्रिया करता हूं कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को और पंडित भाइयों को। बहुत पहले से शिवरात्रि मनाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं पूरा अच्छे से अपने कश्मीरी अटायर के साथ पूरा शिवरात्रि वटुक सब कुछ रख के सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी हम उस चीज़ को एक्सोडस के बाद हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पहले करते थे पूरा श्रूज पूरा साफ तरीके से, लेकिन अभी हम कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर रहे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो उसी को थोड़ा वापस, उसी की इनकारनेशन, उसके लिए हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। श्रीनगर में आजकल लजीज स्ट्रीट फूड बहुत मकबूल होते जा रहे हैं। कश्मीरी ज्यादातर नॉन वेज डिश खाते हैं और अब वो शहर में सड़कों के किनारे भी ऐसे पकवान खाने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। गोलगप्पे, चाट पापड़ी से लेकर दहीवाला तक शहर में बहुत से ऐसे आउटलेट्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के रिवायती हिंदुस्तानी स्ट्रीट फूड्स को इंतहाई सस्ते दामों में फरोख्त करते हैं और हिफ्ज़ान सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जितने भी लोग हैं 90% लाइक करते हैं नॉनवेज को, लेकिन हमने नॉनवेज इतना ज़्यादा खाते हैं कि वी क्रेव फॉर समथिंग एल्स। तो ऐसे आइटम्स की हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम थक जाते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट से रात के डिनर तक नॉनवेज को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो हमारे पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो दे चेरिश दिस, एक ब्रेक। ये तो सच है, हम ज़्यादातर नॉनवेज के शौकीन हैं, कश्मीरी इसमें मशहूर भी है। बट देयर शुड बी अ चेंज। ये जो पानी पूरी वगैरह ये बाहर की डिशेज़ हैं, बट लोग पसंद करते हैं। लोग जब मार्केट में आ गया, लोगों ने पसंद किया इसको, और चेंज भी ज़रूरी है। तो नेसेसरी कि हम नॉनवेज के ही पीछे भागे। नॉनवेज तो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, बट ये जो चेंज है दिस इज़ मस्ट, अच्छी चीज़ है। हमारे तक यहाँ जितने पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा नॉन वेज होते हैं, तो लेकिन लोगों को आप बाहर जाते हैं तो वहाँ इन चीज़ों की भी आदत है खाने की, और मुझे लगता है कि ये माशाल्लाह जो उन्होंने लाया और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और लोग एंजॉय करेंगे ये चीज़ खा। बागबाहू जम्मू के एक्वेप्लेस ग्राउंड में सास आजीविका मेला ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हुई है और औरतों ने यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स में अपनी मसनूआत की नुमाइश की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस मेले में तकरीबन 35 लाख के प्रोडक्ट फरोख्त हुए हैं और इसका बड़ा हिस्सा सयाहों को फरोख्त किया गया है जो मुख्तलिफ बैरूनी रियासतों से जम्मू आए थे। हिस्सा लेने वाली ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान ने कहा है कि लोगों खुसूसन सयाहों ने जम्मू और कश्मीर खित्ते की मुख्तलिफ मसनूआत खरीदने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और इन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इस तरह के मेले वक्फे से मुनक़िद होने चाहिए। बाहर से जो लोग आते हैं उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें और हमारा काफ़ी सामान सेल हुआ। तो इस मेले का हमें ना उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आया है। बाहर से लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर की चीज़ें हम देखें जाके और मतलब क्या क्या यहाँ पर है और लेडीज़ क्या कर रही हैं, तो वो हौसला अफजाई के लिए आते हैं और मतलब अच्छा सेल हो रहा है। हाँ, खरीदते भी है सामान।
टूरिस्ट आता है और हमारा सामान देखता है और बेचता है और लेता है हमसे। हमारी एसएचजी लेडीज हैं, वो सभी अपने हाथों से बनाती हैं ये, और ये अच्छे से मतलब बिक रहा है यहाँ पे। हमारे एक प्रोडक्ट बनाया है लेडीज ने, ये बैग्स। तो ये बैग्स जो है ये एक यूनिक पीस है। काफी सारे, मैं जानती हूँ इसका प्राइस भी ठीक था और काफी सारे मेंबर्स ने ये खरीदा भी, काफी पसंद किया गया। जो ये हमारा हनी है, हनी की तो सबसे ज्यादा तारीफ हुई, और हमारे मिशन जो है, मिशन के जो डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने खुद भी लैब में विजिट किया था, उन्होंने देखा था कि ये कैसा बना है। और MHMO BPCL के इश्तराक से अनंतनाग में बागबानी से मुंसलिक अफराद और ताजिरों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के जरिए बागबानी शोबे में पैदावार को बढ़ाने और खाद और स्प्रेज के सही इस्तेमाल की जानकारी दी गई। माहिरीन ने कश्मीर में ज़राअत और बागबानी की ज़रूरी मालूमात भी फराहम की। उन्होंने ज़राई शोबों में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इनफरादी सतह के इक़दामात पर जोर दिया। आज जो हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, ये एक शुरुआत है जो हम पूरी कश्मीर वैली में कर रहे हैं। आज हमने अनंतनाग एरिया कवर किया है, इसी तरह कुलगाम, शोपियाँ, जो भी कश्मीर वैली के एप्पल बेल्ट्स हैं वहाँ पे हम छोटी छोटी गैदरिंग्स करेंगे। और मेन मकसद हमारा यही रहेगा कि हमारे जो ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो कश्मीर की इकनॉमी की बैकबोन है, उनको हम अवेयर करें, उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उनको अवेयर करें कैसे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना और एफिशिएंट यूज़ कैसे करना है, ताकि उन्हें बेस्ट रिजल्ट मिले अपने ऑर्चर्ड में। जी, आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं जो कि अप्रूव नहीं हैं, स्पूरियस हैं। तो ग्रोअर को अब थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा और एक स्मार्ट वे में अपना जो है ऑर्चर्ड का, हॉर्टिकल्चर का काम चलाना पड़ेगा, ताकि वो स्पूरियस प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, जो रिनॉन्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें, ताकि हमें एक अच्छी प्रोडक्शन मिले और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बेटर हो। आगे बढ़ते हैं, सियाती मकाम गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत मुकाबले जारी हैं। आज तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ मकामात पर इवेंट हुए और गुलबर्ग से सरोश कफील और मनीर हुसैन हुर्रा की पेश है ये खास रिपोर्ट। सियाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत जारी मुकाबलों में आज तीसरे रोज भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्नो खेल मुकाबले मुनक्किद हुए। सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े गंगडोरी में स्की, मॉनिटरिंग और अल्पाइन, जेंट, स्लालम और दीगर मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ उम्र के जुमरों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर और जूनियर बॉयज और गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गंगडोरी की तरफ से ढकी चोटियों पर इन खिलाड़ियों ने खुशी से अपने खेल का मुजाहरा किया। तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि कितने दिलकश नजारे हैं जो हर एक को अपनी जानिब दिल को लुभा रहे हैं। इसके अलावा गुलमर्ग में कर्लिंग, आइस स्टॉक, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, बैंडी के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने खेल का मुजाहरा किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मसरत का इजहार करके तासुरात कुछ यूं बयान किए। 40-50 लोग हैं, सब इवेंट में है, मतलब नॉर्डिक में भी है, अल्पाइन में भी है, स्नोबोर्ड में भी है, तो मिक्स है। हम यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज अच्छी है और स्नो की कंडीशन भी बहुत सही है यहाँ पे। हमारे वहाँ पे थोड़ा कम भी बर्फ पड़ता, तो फर्क तो कुछ नहीं है, गेम तो हर जगह हो सकती है, बट ऐसा है कि यहाँ पे अच्छे से कराई सकती है। जेके टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्पाइन स्कीइंग में। कितनी सारे लोग हैं आपके साथ इस बार अपनी टीम में? मेरी टीम में आज 8 पार्टिसिपेंट्स है जेके की तरफ से अल्पाइन स्कीइंग में, बाकी स्नोबोर्डिंग है, बाकी अदर इवेंट्स हैं। क्या लगता है आपको कितना इम्पोर्टेंट है जो ये खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जहाँ होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट है यहाँ के यूथ के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि एथलीट जो यूथ है ना, तो इसी में बिजी रहते हैं, बाकी ड्रग वगैरह उससे दूर रहते हैं। इसी में वो अपना पार्टिसिपेट करें, अपने आप को आगे लाएं, पेश करें, हाँ, हुनर अपना दिखाए, सब में होता है। आ जाओ, देखो खेलो इंडिया यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं, करो पार्टिसिपेट। पवार बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, ओली से आ रहा हूँ यहाँ पे, और खेलो इंडिया खेलों के लिए। कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? मैंने स्नो बोर्डिंग में किया है। क्या फर्क है, उत्तराखंड में भी बर्फ होती है, वहाँ पे भी स्नो होती है और यहाँ पे? फर्क ये है, वहाँ पे स्नो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी स्नो है,
इतना ही फर्क है। बाकी वहाँ पे भी स्लोप बहुत अच्छा है। फैसिलिटी के हिसाब से तो थोड़ा रूम का वजह इश्यू हो रहा है, बाकी तो स्नो वाइज तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। प्लेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके के इवेंट होना? प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपके लिए फैसिलिटी सही रहेगी तभी प्लेयर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज स्नो का तो क्या कर कहीं भी कर सकता है। जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुजहत गुल ने कहा कि यह खुश आइंद कदम है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ है और आज मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों में खुशी पाई जा रही है। बच्चे यहाँ स्कीइंग कर रहे हैं, सारा कुछ बड़ा अच्छे से हो रहा है। आप इसको कवर करिए, लोग उन तक पहुंचाइए। आप एक नेशनल मीडिया है, हमें इससे क्या होगा, हमें कवरेज मिल जाएगी। हमारी कितनी कैपेसिटी है इस जैसे इवेंट करने की, और आगे जाके इन इवेंट्स को हम कितना बड़ा कर सकते हैं। और ये इवेंट्स हमारे लिए तो बिल्कुल एक स्पोर्ट्स टूरिज्म का इवेंट करते हैं। ना ही सिर्फ यहाँ लोग इवेंट्स के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ पे फिर टूरिज्म भी बढ़ता है। यहाँ पीस एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चला है उसकी प्रोलिफरेशन होती है। शुक्रिया आपका वंस अगेन कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, आप हमारे मीडिया पार्टनर हैं। आप हर चीज को देख रहे हैं। मैं आपकी कल कवरेज देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत कवरेज है। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ बने रहें और इसको कवर करिए, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि गुलमर्ग कितना खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती से यहाँ पे बच्चे सारे भारतवर्ष से आके पढ़ते हैं। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 फरवरी से शुरू हुए हैं और 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस इवेंट में मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हर खिलाड़ी मेडल जीतने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में देखना है कि किस रियासत के खिलाड़ी गुलमर्ग खेलो इंडिया में बाजी मार पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सरोज कफील और मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स में शोपियां के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा किया है। स्क्वेयर मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ शोपियां की मेहनत और कोशिशों से शोपियां इस खुसूसी मार्शल आर्ट के मरकज के तौर पर उभर रहा है। यहां के खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दिखाई दी है और ये परफॉर्मेंस बहुत ही सराही जा रही है। नेपाल में साउथ स्क्वायर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था, जहां शोपियां के खिलाड़ियों ने पूरी बिरादरी को हैरान कर दिया और शोपियां के तमाम 18 खिलाड़ी तमगों के साथ वापस लौटे। नदीगाम शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले जुनैद हसन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वालों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि वो 34 RR बटालियन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चैंपियनशिप में इन्हें स्पॉन्सर किया। फील कर रहा हूँ कि मैंने एक अलग मुल्क में गोल्ड मेडल निकाला, वहाँ से इज्जत रखी मुझे अल्लाह ताला ने। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ पर भी इज्जत रखी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे आगे भी जाना है मलेशिया के लिए, मुझे इंडिया के लिए बहुत मेडल लाने हैं अपने देश के लिए। जी सर, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, खुद के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने कोच के लिए, अपने इंडिया के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रग्स से अब दूर रहे, हमारा स्पोर्ट ज्वाइन करे। कि मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, वो कौन सा मरहला जो तय नहीं हो सकता, मगर मेहनत की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। आज मैं खुश हूँ कि इसने 6 कैंप किए हैं इन 4-5 साल में, जबकि 3 कैंपों में अवार्ड भी लिए हैं और साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हर लिहाज हर इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो मैं भाग हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। ये बच्चे भी बहुत मेहनती है, ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं सब, तो मेरा साथ इनके साथ है। हमारा मिशन ही है कि यूथ को जोड़ना अपने साथ। हमने मिशन यूथ के लिए तैयारी की है, नशा मुक्त भारत। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे। और कस्बा पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान खिलाड़ी रियान रऊफ मीर ने काठमांडू नेपाल में स्के मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। यह नौजवान अब मलेशिया में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। 7-8 नेशनल मैंने खेले, वहाँ गोल्ड सब में मैंने गोल्ड निकाला, खाली एक में सिल्वर मैंने निकाला। हाल ही में गोवा में नेशनल हुआ, वहाँ पर मैंने गोल्ड निकाला। उसके बाद सब गोल्ड जमा होते हैं, उनके लिए उनकी फ़ाइट होती है आपस में। वहाँ पे फिर एक निकलता है जो चैंपियन ऑफ चैंपियन पूरे हिंदुस्तान का बनता है, वो मैंने जीता है। उसके बाद दूसरा नेशनल हुआ जो जम्मू में था, वहीं पे मेरी सिलेक्शन हुई साउथ एशिया के लिए।
मैं प्रैक्टिस कर रहा था साउथ एशिया के लिए। जो मेरे ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर सर है वो मेरे कोच रहे हैं, उन्हीं ने मुझे अपने बच्चे की तरह सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। अब मेरी सिलेक्शन हुई थी साउथ एशिया के लिए, मैं वहाँ काठमांडू गया खेलने के लिए, वहाँ पे मैंने गोल्ड निकाला और वहाँ पर सिलेक्शन हुई मुझे एशिया के लिए जो होने वाले दिनों में है मलेशिया में। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर सर के पास, वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करूँगा कि एशिया में भी मेरा गोल्ड निकले। और मेरी एम भी यही है कि मेरे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, खासकर अपने मोहल्ले या अपने देश को वहाँ पर। और नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट ने टीचर्स भवन जम्मू में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। फ्रंट के कौमी सदर BP सिंह रावत ने बतौर मेहमान खुसूसी और चेयरमैन फारूक अहमद तांतरे ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। मुलाजमीन के मुख्तलिफ अंजुमनों के नुमाइंदों ने नई पेंशन स्कीम के नुकसानात और ओल्ड पेंशन स्कीम में मौजूद फ़वाइद के बारे में बताया। इन्होंने LG इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो इस स्कीम पर नज़रसानी करें। हमारे साथ हैं फारूक अहमद तांतरे जो चेयरमैन हैं नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट। इनसे हम बात करेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। फारूक साहब आप बताइए कि मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने 2010 से अर्स्टवाइल स्टेट अर्स्टवाइल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम, उसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, जिसके तहत 2010 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट हुए हैं उनको NPS के दायरे में लाया गया। उससे पहले के मुलाजिम ओल्ड पेंशन स्कीम में है। ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा यह है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें बाज़ाब्ता पेंशन मिलती है। ये जो NPS है ये एक नई स्कीम है, इसका शेयर जो मुलाजिम देता है और गवर्नमेंट देता है डायरेक्ट शेयर मार्केट में चला जाता है, और अगर शेयर मार्केट डूब जाता है तो ये पैसा भी डूब जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं न्यू पेंशन स्कीम के, और हम जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जम्मू कश्मीर में है या मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, बेसिकली आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं नेशनल प्रेसिडेंट, जो इस यूनाइटेड फ्रंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिस्टर BK सिंह रावत सर, वो भी यहाँ पे है, पर अभी तक यहाँ प्रॉब्लम है लाइट की, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो वो भी इस पे बात करेंगे। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर UT की यूनियन टेरिटरी की, कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाए ताकि जो 2010 के बाद मुलाजिम लगे हैं उन्हें तमाम पेंशन बेनिफिट्स मिल जाएँ जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के सारे बेनिफिट्स हैं। यानी कुल मिला के ये बात फारूक साहब कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि मुलाजमीन को फ़ायदा हो। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिकुने, विजिटिंग जम्मू। और जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के ज़ेर तमाम इनक़लाब इस्लामी ईरान की 40वीं सालगिरह तकरीब बनाई गई। खुसूसी तकरीब सदर दफ्तर पर तंजीम के सदर हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मौसवी असफ़वी की सदारत में मुनक़िद की गई। तकरीब में सैकड़ों तंजीमी अराकीन व आमिलीन ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने इनक़लाब इस्लामी ईरान की अहमियत और अफादियत के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की और इनक़लाब इस्लामी के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। बादज़ा तंजीमी मामलात को भी ज़ेर बहस लाया गया और तंजीम के मुख्तलिफ शोबेजात की सालाना कारकर्दगियों पर मबनी तफसीली रिपोर्ट भी पेश की गई। जिला डोडा ब्लॉक गंदना के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की खाली असामियां नहीं भरे जाने और एम्बुलेंस न होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 15 से 20 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल गंदना के लोगों को मामूली इलाज के लिए डोडा जाना पड़ता है। गंदना प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग भी तामीर की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ तामीराती काम सुस्तरवी का शिकार है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की पोस्ट पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए और इमारत की तामीर में तेजी लाकर तमाम कामों को वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से फ़ायदा मिल सके। CMO डोडा डॉक्टर हमीद जरगर ने बताया कि वो इस सिलसिले में आला हुकाम से बात करके आवाम की मांग को पूरा करेंगे।
गुजारिश करते हैं यही चीज़ गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से कि यहाँ पर एक गायनिक लेडी डॉक्टर को रखा जाए। अगर वो नहीं है तो उसके मुकाबले में कोई ऐसी नर्स जो सीनियर नर्स हो, जो JNM हो, उसको यहाँ पर रखा जाए ताकि उसके ज़रिए से हमारी जो ये लेडीज़ की हैं ये प्रॉब्लम हल हो सके। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर साहिबान जो MBBS हैं वो भी हमारे पास मौजूद नहीं। हालांकि पोस्टें इस PIC के अंदर 4 पोस्टें वो वैकेंट हैं लेकिन अवेलेबल नहीं हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं ये कि यहाँ पर इन पोस्टों को फिलअप किया जाए ताकि यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, PIC हमारी फंक्शनल है, इससे यहाँ की आवाम जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सके। उनको यहाँ से डोडा का रुख ना करना पड़े, उनको यहाँ से जम्मू का, उनको यहाँ से दीगर डिस्ट्रिक्ट्स का, दीगर जगहों का रुख न करना पड़े। अगर हमारे गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी हमें दी है तो हम चाहते हैं कि हम इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। बिल्डिंग का काम चलता है ठीक। इसका जो ठेकेदार है गवर्नमेंट को चाहिए उसको थोड़ा रिमाइंडर दे दें कि काम को जल्द ख़त्म करें और हॉस्पिटल को तैयार किया जाए। यहाँ का स्टाफ है वो बहुत कम है। अगर यहाँ सैंक्शन स्टाफ अराउंड 20 है तो उसमें मुझे हार्डली लगता है कि 4 या 5 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सारा जहाँ इतनी आबादी यहाँ इस इलाके में तो ये सफ़र कर रही होगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ MBBS 4 पोस्टें खाली हैं, 2 NHM की, 2 रेगुलर साइड की, इसके अलावा फार्मासिस्ट, स्वीपर्स हैं काम यहाँ पे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे हायर अप्स है या डायरेक्टर साहब को मैं बोलूँगा कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके से 1 या 2 MBBS डॉक्टर पोस्ट की जाए, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो स्टाफ काम है तो वो जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए। 2 दिन तक लगातार बर्फबारी के बाद गुरेज में आज मौसम बेहतर रहा और कई रोज बाद आज इलाके के लोगों को खुली धूप देखने को मिली। उधर पंचायत हल्का ZKA के सरपंच निज़ार अहमद लोन ने तुलेल के बडुआब, बडुगाम, नेरो और PTL के लिए फ़ज़ाई सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया है ताकि दरमानदा मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि भारी बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क पिछले 1 महीने से आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। एरिया में बडुगाम, बडुआब, नीरू, PTL वगैरह वहाँ कई बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बीमार भी है। तो सरकार से मेरा मुतालबा होगा आवाम की तरफ से कि तुलेल के लिए खास ध्यान दिया जाए, वहाँ पे हवाई सर्विस चलाई जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से तुलेल के लिए हवाई चॉपर सर्विस नहीं चलाई गई। तो इसलिए सरकार से हम मौदबाना गुजारिश करते हैं कि खुसूसन नीरू, PTL, बडुआब, बडुगाम के लिए हवाई सर्विस चलाई जाए। और बर्फबारी की वजह से जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों का राब्ता 6 रोज से जिला सदर मकाम से मुनक़ता है। ताहम आज हेलीकॉप्टर के जरिए 20 लोगों को करना से कुपवाड़ा और कुपवाड़ा से करना रवाना किया गया। करना अस्पताल में ज़ेर इलाज 5 मरीजों को भी कुपवाड़ा भेजा गया। मुख्तलिफ इम्तहानात में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी यहाँ से कुपवाड़ा भेजा गया। उधर किरन और मच्छल इलाकों का ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ता पिछले 5 दिनों से मुनक़ता है। मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज मौसम में बेहतरी आ गई, और मौसम में बेहतरी आने के साथ ही कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाके में आज हवाई सर्विस भी बहाल हो गई, और यहाँ कुपवाड़ा से 10 लोगों को करना पहुँचाया गया, जबकि करना से 10 लोगों को कुपवाड़ा पहुँचाया गया, जिनमें मरीज भी शामिल थे। ताहम अभी भी जो करना की 3 लाशें हैं वो हंदवाड़ा अस्पताल में भी वहाँ पर दरमानदा है। करना के आवाम का मुतालबा के फौरी तौर पर जो हंदवाड़ा में लाशें दरमानदा पड़ी हैं उन्हें करना पहुँचाया जाए ताकि वो उनके आखिरी रसूमात अंजाम दे पाए। का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही करना कुपवाड़ा शाहरा को भी आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि मुसलसल बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया कि वहां पर लगातार एवलांच वार्निंग भी थी, जिसकी वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा पिछले 5 रोज से बंद पड़ी। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि करना की जो लाशें हंदवाड़ा में दरमानदा है उन्हें करना पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान।
और बांडीपुर और पकतूर के दरमियान फजाई सर्विस चलाई गई। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही अगरचे इस सर्विस को आज दोबारा बहाल किया गया, ताहम मकामी पंचायती मेंबरान ने पकतूर कंजलवन के लिए मखसूस इस फजाई सर्विस में दावर के मुसाफिरों को एयरलिफ्ट करने पर नाराजगी का इजहार किया। इलाके के सरपंच गुलाम महिउद्दीन लोन का कहना था कि बकतूर अलग से एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के लिए मखसूस फजाई सर्विस के दौरान सिर्फ कंजलवन और बकतूर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले दरमानदा मुसाफिरों को ही एयरलिफ्ट किया जाए। मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज जहाँ इस कंजलवन के लिए जहाज रखा था, लेकिन साथ साथ अफसोस की बात है जहाज की पहली फ्लाइट यहाँ पर जो आई वो दावर की आई, न बकतौर का कोई सवारी न कंजलवन का कोई सवारी। ये अफसोस है, अगर जहाज हमारे लिए दिया जा रहा है तो ये और किसी कंट्री के लिए क्यों दिया जा रहा है? हमारे साथ कौन सा सुतली माँ का सुलूक किया जा रहा है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लाइजान अफसर से, जिसने ये पहली बार एक ही सवारी फ्लाइट पहुंची यहाँ पर, उसमें दावर की सवारियाँ था, हमारी सवारियाँ नहीं थी। हमें अफसोस है, हमारा एक ब्लॉक है यहाँ पर अलग, हमारे ब्लॉक के लिए ये बड़ा अफसोस है। दो जगह को नजरअंदाज किया जा रहा है, तिलेल को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, कंजलवन को भी नजरअंदाज किया है। और मेंढर सब डिवीजन के मनकोट ब्लॉक के सरहदी इलाके बलनोई के लोगों ने इलाके के डीडीसी और बीडीसी अरकान के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इलाके के लिए बोरवेल स्कैम JJM स्कीम के तहत आई थी, यानी कि बोरवेल की जो स्कीम था वो JJM स्कीम के तहत आई थी, जिसे डीडीसी मनकोट ने हटाकर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों ने कहा कि पाकिस्तान की गोलाबारी से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, यहाँ ख्वातीन को पानी लाने के लिए कई मील दूर जाना पड़ता है। हमारा JJM में बलनोई के 2 बोरवेल थे, जो कि 2 बोरवेल थे, एक लवर बलनोई का और दूसरा मदान बलनोई का। जो लवर बलनोई का था वो ड्राई निकल गया, और जो मदान बलनोई का था उस पर सियासत हो गई। उस सियासत की वजह से मदान बलनोई से हटाकर चौकी में दे रहे थे। हम ये डीसी साहब से अपील करते हैं और एसडीएम साहब से अपील करते हैं कि इनका जो बीडीसी और डीडीसी है ये कहाँ पे किन लोगों को लगता है? क्या बलनोई का लोगों का, जहाँ जिनके लोगों का वोट लिया है, क्या इनको इनका आवाज़ सुननी या इनकी बात सुननी या इनको शेयर देना इनका हक नहीं बनना? इन लोगों के मजलूमों पर सियासत की जा रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मीडिया के तहत ये आपको कहना चाहता हूँ कि शायद आप सियासत से कमज़ोर हैं, क्योंकि पूरी पंचायत से आपने 800 से 900 वोट लिया डीडीसी साहब और बीडीसी साहब। बलनोई वो पंचायत है जिससे 12 बेंच थे और 12 के 12 वोट हमने आपकी झोली में डाले थे, जो आप नाले से आज भाग रहे हो। जनाब, जो DPR बना है वो PHE डिपार्टमेंट को और जल शक्ति को ये ऑर्डर दिया जाए, साइड प्लान के तहत जहाँ पे लिखा गया वहाँ पे बनना चाहिए हमारी ये। जिला पुंछ में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गांव अपर बांडी चिचिया के रिहायशी माजूर शख्स सिराज मोहम्मद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिलने पर वो खुश हैं। सिराज मोहम्मद का कहना है कि इलाके में पहले बहुत ज़्यादा गोलाबारी होती थी, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। सिराज मोहम्मद का कहना है कि इनकी अभी एक किस्त बाकी है, अगर जल्द ही बाकी किस्त भी मिल जाए तो वो अपने घर का प्लास्टर करवा कर इसमें रह सकते हैं। बहुत सीलिंग रहती, फैर उगी रहती, बहुत मजबूरी हालात का भी चोरा हुआ था, बड़ी परेशानी थी। इस वक्त मैंने किस्त मिलनी चाहिए, मेरा काम ये कोठा प्लास्टर हो जाए। वो बहुत परेशान शख्स सब बीमार है। इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, कभी मैंने एक किस्त रह गई अब अभी लगा और मैं क्या कर सकता। परेशानी बहुत फैर हुआ तो हम अंदर बढ़ जावा था, बहुत परेशानी रहती। फैर खुला तो बहुत बाडर में रहना रहा, बहुत इतनी परेशानी रहती कि जिसकी कोई हाथ शुमार नहीं। खाना नहीं था, अंदर बढ़ा रहा था तड़ी रात। खैर को बहुत परेशानी रहती है। आइए मकान देता तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत सरकार को शुक्र अदा करना था। उनकी थोड़ा जो रह गई सर माजूर शख्स ना कोई कम है ना काज। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। पुलिस ने जिले से ताल्लुक़ रखने वाले समाज के इंतहाई गरीब और जिस्मानी तौर से कमज़ोर 24 अफराद में व्हील चेयर तकसीम किए। व्हील चेयर हासिल करने वाले अफराद ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि अब हम इस व्हील चेयर की मदद से घर से बाहर भी जा सकेंगे। इस तकरीब में SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, DSP DR हिलाल खालिक, DSP मुमताज़ भट्टी के अलावा दीगर अफसरान मौजूद रहे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।